हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इवोकआईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने कई सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू किया था, फिर उनमें क्या इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको हमने देखा था। फिर प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध से संबंधित क्या तथ्य थे, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, फिर गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना होती है या फिर अभी तक उन तथ्यों को बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य स्टेट पीसीएस या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर जीएस सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग इन्हें देखें, बहुत ही क्लियर तथ्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। हम लोग बहुत नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे वो एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस बीपीएससी पे है, बीपीएससी मेंस की क्लासेस चल रही हैं। अब हम लोग साथ साथ में प्रीलिम्स को भी उतनी ही तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। आई थिंक ये सितंबर में आप लोगों का पेपर होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री को हमने उठाया है। इसके बाद एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, फिर अन्य विषयों पर भी हम लोग बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करें। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उनको यथासंभव सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और एक बात, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ या फिर करंट संबंधित जो भी अपडेट होती हैं वो आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने गवर्नर जनरल वायसराय तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था 3 टाइप की थी। उसमें पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे। दूसरी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरी महलवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1820 ईस्वी में, इसे टॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1822 ईस्वी में, इसे हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। अब जान लेते हैं कि यह स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में, यानी भारत के किन किन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। उसी तरीके से रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहां ये अलग अलग राजस्व व्यवस्था लागू थी। तो जमींदारी स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वह ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर यह थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक शामिल थे। तो अगर आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार में ब्रिटिश कालीन किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी, तो आप लोग बताएंगे कि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त प्रकार की बिहार में भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। आप लोगों को यह परसेंटेज भी याद रखना है कि पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग में ये जमींदारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। उसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 91% भूभाग पर लागू थी, जिसमें मुंबई, मद्रास, असम का क्षेत्र शामिल था। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जो ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग इसमें सम्मिलित थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब क्षेत्र शामिल थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि भू राजस्व व्यवस्था का अगर क्रम भी पूछ लिया जाता है तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्र पर थी, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद जमींदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के भू क्षेत्र पर लागू थी। और कौन कौन से क्षेत्र थे ये सभी हमने देख लिए। अब इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जो स्थायी या जमींदारी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत भूमि अधिकृत जमींदारों के पास था। ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदारों की। यानी जमींदार जो थे वो किसानों से लगान वसूल करते थे और जो ब्रिटिश थे उनको किसानों द्वारा जो लगान वसूलते थे उसका कुछ परसेंट भाग ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। इसी तरीके से रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। तो यहाँ पर जो भूमि का मालिक होता था जमींदारी व्यवस्था में, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, जमींदारों के पास था। यानी जमींदार उस भूमि के मालिक होते थे। जमींदारों को ही लगान वसूली का अधिकार था। जमींदार लोग लगान को वसूलते थे और उसका कुछ भाग यानी 11 में से 10 भाग अंग्रेजों को दे देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह होता है कि यहाँ पर भूमि का मालिक जो है वो किसानों को बना दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी डायरेक्ट किसानों को हो जाता था, यानी जो रैयत थे वो किसान थे। अब यहाँ पर किसानों और अंग्रेजों का प्रत्यक्ष संबंध इस व्यवस्था के अंतर्गत हो जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था यानी भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी जाती है। तो 3 तरीके की व्यवस्था हमने देख ली। पहले में जो भूमि का मालिक होता था जमींदार, और जमींदार ही लगान देता था अंग्रेज को। दूसरी व्यवस्था में रैयतवाड़ी, जिसमें किसान होता था भूमि का मालिक और किसान डायरेक्ट टैक्स देता था, डायरेक्ट लगान देता था
अंग्रेजों को, और तीसरी क्या है, भूमि पर गांव का अधिकार, यानी गांव का जो मुखिया होता था उसको अधिकार दे दिया गया था, और अब गांव का मुखिया किसानों से लगान वसूल करके ब्रिटिश सरकार को देता था। तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार की ये भू राजस्व व्यवस्था देखी, और इसके क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन समितियां। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम में आपसे इससे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। जैसे जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे, आयोग जब बना था उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर कौन था, उस समिति का क्या उद्देश्य था, तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला आयोग इनाम आयोग। इनाम आयोग का गठन 1852 में होता है, इनाम की अध्यक्षता में, यानी एक अंग्रेज जिसका नाम इनाम होता है और उनकी अध्यक्षता में इनाम आयोग का गठन होता है, और वायसराय उस टाइम पर होते हैं लॉर्ड डलहौजी। इस आयोग का उद्देश्य होता है भू स्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु, यानी भूस्वामियों की जो संपत्ति होती है उसकी जांच करने के लिए इनाम आयोग का गठन किया गया था। कब? 1852 में। दूसरा चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको 1854 में इसका गठन किया गया, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में। तो ज्यादातर जो आयोग है जिसकी अध्यक्षता में उसका गठन किया गया है उसी के नाम से उस आयोग का नाम रख दिया है। जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच अब चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में बना, और इस समय भी कौन वायसराय हुए? लॉर्ड डलहौजी। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना, यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच भारत में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित थी। स्ट्रेची आयोग 1878 में बना, किसकी अध्यक्षता में? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन थे, और इसका उद्देश्य था अकाल पीड़ितों की सहायता करना। नेक्स्ट है हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। इस समय भारत का जो वायसराय होता है वह लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो भारत के एक उदारवादी वायसराय थे, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें माना जाता है। तो इन्हीं के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ 1882 में। इसका जो उद्देश्य था वह शिक्षा की प्रगति के पुनर्लोकन हेतु इसका गठन किया गया था। आपको बता दें जो हंटर आयोग था इसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य था वह प्राइमरी एजुकेशन पर था, यानी प्राथमिक विद्यालयों में किस तरीके से एजुकेशन की प्रगति हुई है, किस तरीके से एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी का पुनर्लोकन करने के लिए ही हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आयोग है हर्सेल समिति। 1893 में इसका गठन हुआ हर्सेल की अध्यक्षता में, और इस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लैंसडाउन था, और इसका उद्देश्य टकसाल यानी जो पैसा होता है उससे संबंधित सुझाव देना, यानी किस तरीके से पैसा छपे जाएंगे, तो इनसे संबंधित सुझाव के लिए हर्सेल समिति 1893 में बनी थी। लॉर्ड लैंसडाउन उस समय भारत के वायसराय थे। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में बना, यह भी आपको याद रखना है, सर एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन होता है, और इसका उद्देश्य दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देना। और स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? तो स्ट्रेची आयोग था अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, और इसी पर जो है रिपोर्ट करने के लिए, इस रिपोर्ट पर क्या सुझाव होने चाहिए, इसके लिए मैकडोनल्ड आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। 1900 में इसका गठन हुआ एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। मानक्रिक आयोग 1901 में बना, सर वोल्विन स्कॉट मानक्रिक की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय थे, और इसका उद्देश्य सिंचाई योजना था, यानी सिंचाई से संबंधित कौन सा आयोग है? तो मानक्रिक आयोग, जिसका गठन 1901 में हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट आयोग बहुत ही ज्यादा है, इसको आप लोगों को याद रखना है, फ्रेजर आयोग, डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में, और इस समय भी लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, और इसका उद्देश्य था पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना, यानी पुलिस प्रशासन से संबंधित कौन सा आयोग हो गया? फ्रेजर आयोग 1902 में बना। सैडलर आयोग, यह भी शिक्षा से संबंधित था, और किसकी अध्यक्षता में? तो माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय अध्यक्ष होते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली को देखने के लिए या उसके दोषों की जांच करने के लिए 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था, यानी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग है? तो सैडलर आयोग है। इससे पहले हमने हंटर पढ़ा, हंटर समिति, हंटर आयोग देखा था 1882 का, रिपन के कार्यकाल में। उसका संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित था, लेकिन वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, यानी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें शिक्षा का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसका पुनर्लोकन करने के लिए हंटर आयोग बना था, और ये सैडलर आयोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिति बटलर समिति, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। 1927 में हर्टकोट बटलर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और इस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे। ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राजाओं को अच्छे संबंध स्थापित करने से यह संबंधित था, यानी ब्रिटिश जो थे और भारत के जो देसी राज्य थे उनके साथ अच्छे संबंध किस तरीके से स्थापित किए जा सकते हैं, इस संबंध में सुझाव के लिए बटलर समिति 1927 में बनी। लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे।
तो इस तरीके से हमने ब्रिटिश कालीन समितियां देखी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार और पढ़ सकते हैं पॉज करके। इनाम आयोग 1852, भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों के लिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ये शिक्षा से संबंधित था। स्ट्रैची आयोग 1878, लॉर्ड लिटन वायसराय थे इस समय, अकाल पीड़ितों की सहायता से संबंधित था। हंटर आयोग 1882 में, यह भी शिक्षा की प्रगति और विशेषता यह प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित था, यानी निचली शिक्षा से संबंधित था कि इनको मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। हंटर आयोग ने इन सभी सिफारिशों की बात की थी। हर्षल समिति टकसाल संबंधी सुझाव के लिए बनी थी। मैकडोनल्ड आयोग, लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय थे और इसका उद्देश्य दुर्भिक्ष पर स्ट्रैची आयोग की रिपोर्ट पर अपने सुझाव देने हेतु। मान क्रीक आयोग सिंचाई से संबंधित थी, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बना। फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच के लिए बना। सैडल आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उनके दोषों की जांच करने के लिए गठित हुआ। और इसी तरह बटलर समिति 1927 में ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से यह संबंधित था। अब हम देखेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से रिपीटेडली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। धन का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो दादा भाई नौरोजी थे, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 नामक एक लेख द्वारा सबसे पहले इसकी चर्चा की। धन निष्कासन के सिद्धांत की किसने? दादा भाई नौरोजी ने। आपको सन भी याद रखना है, ये इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 में एक लेख लिखा और इसमें धन के निष्कासन की बात की। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में एक पुस्तक लिखी, जिसमें धन के निष्कासन से संबंधित जो बातें थी, महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, उनको इसमें बताया गया। तो ये भी आपको सन याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस सन में पब्लिश हुई थी, तो 1901 ईस्वी में। अन्य विचारक भी थे जो धन निष्कासन के सिद्धांत से संबंधित थे, उसमें रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा इसका जिक्र किया था। तो आप लोगों को धन के निष्कासन से संबंधित दो लोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख लिखा 1867 में, और दूसरा पुस्तक एक लिखी 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप लोगों को ये याद रखना है। धन निष्कासन का सिद्धांत अगर बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को पढ़े तो इसमें बताया गया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत से जो धन लेकर जाते हैं और अपने देश में उन चीज़ों को तैयार करते हैं, फिर उन तैयार माल को भारत में लाते हैं और फिर भारत में बेचते हैं। तो कुल मिला के भारत का जो पैसा है वह ब्रिटिश यानी अपने देश के विकास में लगाते हैं, न कि भारत में लगाते हैं। यानी भारत का पैसा भारत के विकास में न लगाकर वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने में किस तरीके से भारत के पैसे का यूज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को इसमें बहुत ही अच्छे से बताया। धन निष्कासन यानी धन का निष्कासन हमारे देश से अपने देश में करना, तो सरल शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना में जो स्थित है कि मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हुसैन को गोली मार दी, और यहीं से स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति। तो क्या घटना घटित होती है? 29 मार्च 1857 के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या की और सर्जेंट हुसैन को गोली मार दी। इसके बाद क्या होता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई। तो मंगल पांडे को जब फांसी हो गई तो विद्रोह की शुरुआत होती है कहां से? 10 मई 1857 को मेरठ से। ये आपको फैक्ट याद रखना है। 1857 के सैनिक विद्रोह के साथ भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 का जब विद्रोह होता है तो भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक कौन होते हैं? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये भी नाम आपको याद रखना है कि दिल्ली का शासक कौन होता है इस समय? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर। अब 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे जहां पर 1857 की क्रांति व्यापक स्तर पर घटित हुई, तो उनसे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वह बहादुर शाह द्वितीय के जो सेनापति थे बख्त खान ने किया था। तो ये आपको नाम याद रखना है, बख्त खां का। इनके जो सेनापति थे इन्होंने दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। विद्रोह की तिथि होती है 11 मई 1857, यानी मेरठ से शुरू होती है 10 मई को और 11 मई को दिल्ली में 1857 की क्रांति का विद्रोह हो जाता है। विद्रोह का जो दमन करता है यानी जो अंग्रेज थे, दिल्ली में जो क्रांति होती है इसका दमन करते हैं कौन? निकलसन हडसन।
तो निकलसन हडसन दिल्ली में विद्रोह को दबाते हैं और इसकी जो तिथि होती है विद्रोह को दबाने की, यानी 11 मई 1857 को स्टार्ट हुई और 20 सितंबर 1857 तक दिल्ली में यह विद्रोह हुआ और 20 सितंबर 1857 को ही निकलसन हडसन के नेतृत्व में दिल्ली में क्रांति को दबा दिया जाता है। उसके बाद लखनऊ में जो नेतृत्व किया वह बेगम हजरत महल ब्रिजिस कादिर ने। 30 मई 1857 को यहां विद्रोह होता है। कॉलिन कैंपबेल इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं मार्च 1858 तक। तो देख रहे हैं कि 30 मई को स्टार्ट हुआ 1857 में और यह लगभग एक वर्ष तक चला। 1858 में लखनऊ में जो विद्रोह शुरू हुआ था इसको दबाने में सफल हुए अंग्रेज कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने। 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हुआ और जनरल ह्यूरोज ने झांसी में 1857 की क्रांति का दमन किया और दमन करने की तिथि थी 17 जून 1858। तो लगभग ये भी झांसी में भी लगभग एक साल तक विद्रोह देखने को हम देख सकते हैं कि लगभग एक साल तक यहाँ भी विद्रोह हुआ। जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबाने में सफलता मिली अंग्रेजों को। कानपुर में नाना साहब ने इस नेतृत्व को संभाला। 5 जून 1857 को कानपुर में यह विद्रोह शुरू होता है और कॉलिन कैंपबेल 6 दिसंबर 1857 को कानपुर के विद्रोह को दबाने में सफल हुए और बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। 12 जून 1857 को बिहार के जगदीशपुर में यह विद्रोह शुरू होता है और मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर के नेतृत्व में दिसंबर 1858 में जगदीशपुर में शुरू हुआ 1857 का विद्रोह दबाने में ये सफल हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग एक वर्ष से ज्यादा तक बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह देखा जा सकता है। इसके बाद फैजाबाद में बस आपको नाम याद रखना है कि फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया। बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया। इलाहाबाद प्रयागराज में लियाकत अली ने और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो बस आपको नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिल्ली हो गया और लखनऊ हो गया, जगदीशपुर हो गया, इनकी आपको तिथि भी याद रखनी होगी और किस अंग्रेज ने इनका दमन किया और दमन की तिथि भी अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह जो नेतृत्व करता थे अलग अलग क्षेत्र में वो कौन थे, ये आपको विशेषता याद रखना है। अब हम देखेंगे 1857 की विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें और लेखक, यानी 1857 के संदर्भ में कुछ किताबें लिखी गई। उसमें पहला है वीडी सावरकर की जो किताब थी वह द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अशोक मेहता ने पुस्तक लिखी थी द ग्रेट रिबेलियन। आरसी मजूमदार ने पुस्तक लिखी थी सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी 1857 के विद्रोह से जो संबंधित हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनका थोड़ा सा परिचय अगर देखें तो राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था और 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनका जन्म हुआ था वह राधानगर हुगली पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे इनको राजा की जो उपाधि दी थी वह मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। यानी जो राजा इनके नाम के पहले लगा हुआ है तो यह उपाधि किससे इनको प्राप्त हुई थी, तो जो मुगल शासक अकबर द्वितीय, ये याद रखना है, ये द्वितीय अकबर द्वितीय द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी राजा की। इसी तरह युगदूत की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। संवैधानिक आंदोलन के जनक की उपाधि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा दी गई थी। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृत के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। तो पहले हमने कुछ नाम देख लिए कि ये जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछा भी जाता है कई बार कि युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी, तो आप बताते हैं सुभाष चंद्र बोस। आपसे पूछा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आप बताते हैं संवैधानिक आंदोलन के जनक। आपसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, आप बताते हैं मुगल शासक अकबर द्वितीय। उसके बाद कुछ अन्य इनको सम्मान दिए गए थे, जैसे आधुनिक जागरण के पिता, राष्ट्रवाद के जनक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय से ही ये संबंधित है। अब राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं देखेंगे। ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस क्लास में कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्यों को शामिल नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसमें दिया गया हर तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाने की उनकी प्रबल संभावना होगी, इसलिए आप किसी तथ्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण
पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया है जो एग्जाम से रिलेवेंट है और एग्जाम में पूछे जाएंगी वो। तो इसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं में सबसे पहली है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की भाषा भी आपसे पूछी जा सकती है कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप बताएंगे यह बांग्ला भाषा में थी। इसी तरह मिरातुल अखबार या अंग्रेजी और फारसी भाषा में था, जिसे 1882 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। ब्रह्मनिकल मैगजीन भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। कुछ इन्होंने पुस्तिकाएं की रचना की, जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है तुहफात उल मुहाइद्दीन, जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। यानी आपसे यह सन भी पूछा जा सकता है कि एकेश्वरवादियों का उपहार से संबंधित जो पुस्तक है तुहफात उल मुहाइद्दीन किस सन में पब्लिश हुई, तो 1809 में। इसकी भाषा क्या थी, तो यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके रचनाकार कौन है, राजा राम मोहन राय। इसी तरीके से प्रीसेप्ट ऑफ जीसस यानी जीसस का उपदेश या प्रवचन 1820 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। राजा राम मोहन द्वारा कुछ स्थापित संस्थाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेदांत सोसाइटी 1816 में स्थापित हुई थी। कहां पर, कलकत्ता में। इसी तरीके से आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी कहां की गई थी, कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी इसमें, यानी हिंदू कॉलेज जो स्थापित हुआ था उसमें डेविड हेयर की सहायता से ही राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया था 1817 में। इसी तरीके से वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में स्थापित हुआ और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, यह भी कलकत्ता में ही स्थापित हुआ। यानी कलकत्ता में ही राजा राम मोहन राय ने अधिकतम स्थापित संस्थाओं को स्थापित किया, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाती है आत्मीय सभा 1814-15 में, वेदांत सोसाइटी 1816 में, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की सहायता से, और वेदांत कॉलेज 1825 में, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बाद जो सामाजिक सुधार आंदोलनों में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है वह स्वामी दयानंद सरस्वती का। जन्म इनका 1824 में होता है और इनका जो जन्म होता है वह स्थान होता है टंकारा, गुजरात, यानी गुजरात में इनका जन्म होता है। बचपन का इनका नाम होता है मूल शंकर, यानी दयानंद सरस्वती का नाम बचपन का क्या होता है, मूल शंकर। इनके द्वारा जो स्थापित संस्था थी वह आर्य समाज, कहां पर, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आपको बता दें पहले इसका जो मुख्यालय था वह लाहौर था, बाद में इसका स्थानांतरण कर इसे मुंबई लाया जाता है। तो जो इसका कार्यालय मेन था वह मुंबई हो गया था। 1875 में स्थापना हुई आर्य समाज की दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, ये सभी नारे दयानंद सरस्वती से ही संबंधित हैं। इनकी उपाधि की बात करें तो भारत का इन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। कुछ सुधारात्मक कार्य हैं, जैसे वेदों का इन्होंने पुनरुत्थान किया, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। इनके द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था शुद्धि आंदोलन। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह भी पूछा जा सकता है शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, तो आर्य समाज द्वारा। पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करना इसका मेन मकसद था, यानी जो ब्रिटिश कालीन जो ईसाई लोग हिंदुओं का धर्मांतरण कर गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। गोरक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था, गोरक्षा आंदोलन। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था, यानी इनका जो नाम था वह मूलतः क्या था, मूल शंकर था। लेकिन जो दंडी स्वामी पूर्णानंद थे उन्होंने मूल शंकर का नाम परिवर्तित कर इनको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से नवाजा था। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों पर नजर डालेंगे, जिसमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और इसी पुस्तक में इन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यह पुस्तक मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। 1874 में इसको पब्लिश किया गया था। दूसरी इनकी पुस्तक थी पाखंड खंडन, 1866 में इसको पब्लिश किया गया था। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। तो आपके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह सत्यार्थ प्रकाश है, जिसको कब पब्लिश किया गया था, 1874 में, और यानी आर्य समाज की स्थापना के एक वर्ष पूर्व इसको लिखा गया था, इसको पब्लिश किया गया था, इस पुस्तक को सत्यार्थ प्रकाश को। भाषा इसकी क्या थी, मूलतः संस्कृत थी। इसके अलावा भी जो पुस्तकें हैं पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ये भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो आपको यह भी तथ्य याद रखना है। कभी कभी बीपीएससी में कोटेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है यह किससे संबंधित है, तो बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है, तो किसने कहा, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इसके बाद
सामाजिक सुधार आंदोलन में जो एक महत्वपूर्ण नाम और आता है वह है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 फरवरी सन 1863 में होता है। इनके बचपन का नाम होता है नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। इनके जो गुरु थे वह रामकृष्ण परमहंस थे। तो माता पिता का नाम तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इनके बचपन का नाम याद रखना नरेंद्र दत्त, और उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके द्वारा स्थापित जो संस्था थी वह रामकृष्ण मिशन थी। 1897 में इसकी स्थापना की थी। कहां पर? बेल्लूर, कोलकाता में। यानी बेल्लूर कहां है? कोलकाता में, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1857 में। इस मिशन का आपको नाम याद रखना है, इनके द्वारा जो स्थापित संस्था है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल के माध्यम से हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और उनका जो संगठन था किस वर्ष में हुआ, किसके द्वारा वह स्थापित हुआ और उसका स्थान क्या था, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, ये 3 ऐसे नाम हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने अलग से चर्चा कर ली। अब एक टेबल के माध्यम से अन्य संस्थाओं को देख लेते हैं, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, और लगातार ये एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का वर्ष याद रखना है 1784। इसके संस्थापक याद रखना है विलियम जोन्स। और कहां पर इसकी स्थापना हुई? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन वर्ष 1826 में शुरू होता है, जिसके संस्थापक हुनरी लियो विवियन डोरोजियो। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि युवा आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है विवियन डेरोजियो, और इसका भी स्थान जो है वह कलकत्ता रहता है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित हुई। कहां? कलकत्ता, बंगाल में। परमहंस मंडली, अब कुछ मुंबई में स्थापित संस्थाएं हैं, जिसमें परमहंस मंडली 1840, इसलिए हमने इसको एक सीक्वेंस में दे दिया है, बंगाल वाली एक जगह पर, फिर मुंबई वाली एक जगह पर। तो परमहंस मंडली 1840 में किसके द्वारा ये स्थापित हुई? तो गोपाल हरिदेश मुख। कहां पर? मुंबई में। तो गोपाल हरिदेश मुख द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? परमहंस मंडली। कब? 1840 में इसका गठन किया गया। इसी तरीके से रहनुमाई माजदायसन सभा जो है वह 1851 में गठित हुई। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसमें नाम से ही आपको थोड़ा सा गेस कर लेना है कि दादा भाई नौरोजी, तो रहनुमाई माजदायसन सभा। प्रार्थना सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज जिसे कहते हैं, 1867 में स्थापित हुई। किसके द्वारा? डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा, एमजी नराडे के सहयोग से, यानी एमजी नराडे के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। कहां पर? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना हमने पढ़ा भी था इससे पहले 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जिसका मुख्यालय कहां था? मुंबई में। थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1875 में, यानी आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी का जो वर्ष है दोनों एक समान है। और इसकी जो स्थापना हुई थियोसोफिकल सोसाइटी की, जिसमें मैडम HP ब्लावत्स्की, कर्नल HS अलकाट थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह न्यूयॉर्क में हुई थी। ये आपको याद रखना है अलग से कि न्यूयॉर्क में, यानी भारत से बाहर इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, जहां पर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1875। किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावत्स्की और HS अलकाट ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में जी आगरकर द्वारा की गई थी। कहां पर? पुणे में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में गठित किया गया था। किसके द्वारा? MG रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, मुंबई में। देव समाज की स्थापना 1887 में होती है, शिव नारायण अग्निहोत्री। कहां पर? लाहौर में। तो आपको ये याद रखना है, देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर में। रामकृष्ण मिशन हमने पहले भी देखा 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेल्लूर, कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, मुंबई में। आप लोग जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये जो तथ्य बताए जा रहे हैं कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पूना सेवा सदन 1809 में इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? श्रीमती रामाबाई रानाडे, यानी MG रानाडे की जो वाइफ थी उनके द्वारा, श्रीमती रामाबाई रानाडे द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना की गई थी। कब? 1909 में। कहां? पूना में। सोशल सर्विस लीग 1911 में इसको स्थापित किया गया था MN जोशी द्वारा। कहां? मुंबई में। सेवा समिति 1914 में HN कुंजरू द्वारा, इलाहाबाद प्रयागराज में इसका गठन किया गया था सेवा समिति। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। कहां? हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में स्थापित की गई थी लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा। कहां? मद्रास। तो अय्यर नाम से ही लग रहा है कि ये कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति होगा, तो दक्षिण भारत का व्यक्ति है। कहां का? मद्रास का। लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा किसकी स्थापना? विमेंस इंडियन एसोसिएशन। कब? 1917 में। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी कलकत्ता में, क्योंकि टैगोर जी कलकत्ता के ही थे।
अब इसके बाद निम्न जातीय आंदोलन और उनके संगठन, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं और अब इनको एक एक करके टेबल के माध्यम से देखेंगे। ज्यादातर इसमें पूछा जाता है जो आंदोलन हुए उनके संस्थापक कौन थे, उनके सन कौन थे। पहला सत्यशोधक समाज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। किसने किया था? ज्योतिबा बाई फूले। और कहां? महाराष्ट्र में। अरंबीपुरम आंदोलन 1888 में इसका शुरुआत हुई और श्री नारायण गुरु द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहां पर? तो अरंबीपुरम है कहां पर? केरल में, और इसी के नाम से ही इसका नाम पड़ गया अरंबीपुरम आंदोलन। और इसके संस्थापक श्री नारायण गुरु और वर्ष इसका 1888 था। इसी तरीके से श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो था वह 1903 में शुरू होता है। श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आसन के नेतृत्व में, और जो इसका स्थान था वह केरल था। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 1906 में इसका शुरुआत होती है वीआर सिंधे द्वारा, और जो इसका स्थान होता है वह मुंबई होता है। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल द्वारा, कहां? सतारा, महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी आंदोलन जो होता है वह 1915 से 1916 में होता है। सीएन मुदलियार, टीएम नायर एवं पी त्यागराज चिट्टी द्वारा इसको शुरू किया जाता है, और यह कहां? मद्रास में। बहिष्कृत हितकांडी सभा आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 1924 में इसकी शुरुआत हुई, जिसकी संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। कहां पर? मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। बहिष्कृत हित कांडी सभा, एक बार मैं फिर से इसका नाम रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रखना है। बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924, भीमराव अंबेडकर, मुंबई में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज हो, चाहे वो जस्टिस पार्टी हो, चाहे वो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन हो, इनके नाम जरूर याद रखने हैं, सन, इनके संस्थापक और इनका स्थान क्या था। इसलिए हम इसमें उतने ही तथ्य फैक्ट दे रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य भी तथ्य होते हैं इतिहास में। इतिहास तो तथ्यों और सनों का भ्रमार है, लेकिन हमें उन सभी को नहीं पढ़ना होता है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पर हमको ज्यादा फोकस करना होता है। आत्मसम्मान जो आंदोलन था 1920 में हुआ, और किसके संस्थापक जो थे वह रामास्वामी नायकर, बालाजी नायडू थे, और कहां पर? मद्रास में इसको शुरू किया गया। हरिजन सेवक संघ की जो संस्थापक थे वह महात्मा गांधी थे, और इसका जो सन था वह 1932 था, और इसका स्थान पुणे था। तो हरिजन सेवक संघ भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब कुछ मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखते हैं। ये अभी तक हमने जनजातीय आंदोलन देखे, जो निम्न जातीय आंदोलन बेसिकली जो निचली जातियों से संबंधित थे। अब देखेंगे मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें महत्वपूर्ण है उनको हमने शामिल किया है। जिसमें पहला है देवबंद आंदोलन, जिसे दारुल उलूम भी कहते हैं। 1866 में शुरू हुआ था। इसके संस्थापक कासिम नौनोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही थे, और इसका स्थान था देवबंद। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप लोग डबल मार्क लगा लीजिए। सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे, और अलीगढ़ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका स्थान है अलीगढ़। अहमदिया आंदोलन 1889 से 1990 के वर्ष में स्थापित होता है। मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक होते हैं। फरीदकोट इसका स्थान रहता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है ये ऊपर के दो हैं, देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन, ये आपको ज़्यादा विशेषता याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट है वह नदवादुल आंदोलन, जिसे नदवाह उलेमा भी कहते हैं। 1894 से 95 में इसका गठन हुआ। मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे, और इसका स्थान था लखनऊ। तो यूपी स्पेसिफिक थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप दूसरे स्टेट पीसीएस के हैं तो इस तथ्य को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको याद रखने होंगे। ये ज्यादातर यूपी से ही संबंधित हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अधिनियम है डायरेक्ट पूछा जाता है। और इस अधिनियम से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे, इसका विषय क्या था, और जब गवर्नर जनरल आपको याद पता चल जाएगा, जो हमने पीछे गवर्नर जनरल देखे थे उन सभी का सन देखा था कि कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइम तक रहा, और उससे संबंधित तथ्य भी देखे थे। अगर आप उसको देख लिए होंगे अच्छे से, तो ये जो टेबल है ये आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको तब ज्यादा सन नहीं याद करना होगा, गवर्नर जनरल नहीं याद करना होगा, अगर सन आप याद कर लेते हैं। तो जो शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम था वह लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर आया। कब? 1795 और 1804 में। इसमें बेसिकली जो उद्देश्य था, शिशु जो हत्या हो रही थी तो शिशुओं को मारने पर रोक लगा दी गई थी। शिशुवध, इसके नाम से ही हमको एकदम क्लियर हो जा रहा है कि शिशुवध प्रतिबंध यानी शिशुओं के वध से यह संबंधित था। इसको रोका गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर यह अधिनियम आया। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1829 में आया, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस समय गवर्नर जनरल थे, और इसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से यह अधिनियम आया था। फिर 1829 में ही बाल विवाह निषेध अधिनियम। अब जब 1829 सेम है तो मतलब गवर्नर जनरल सेम होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इसका विषय था 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाना, यानी 18 वर्ष से जो कम होंगे इनका विवाह नहीं हो सकता है। इस अधिनियम के द्वारा यह बताया गया, और नाम से ही पता चला है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बस आपको ये वर्ष थोड़ा सा याद रखना है। आपको वर्ष में घुमा सकते हैं कि देख सकते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में जो लाया गया था, संबंधित था 12 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंधित, 14 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंधित थे, और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंधित। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो राइट ऑप्शन क्लिक करना है वह 18 वर्ष होगा।
1837 में आया हिंदू मुस्लिम संपत्ति अधिनियम, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड ऑकलैंड थे, और यह बेसिकली संबंधित था हिंदू मुस्लिमों को संपत्ति का अधिकार, यानी जो हिंदू महिलाएं थी उनको भी संपत्ति का अधिकार दिया जाए, इससे संबंधित यह अधिनियम था। आप जानते हैं महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि जो महिलाएं होती हैं, हिंदू महिलाएं जो होती हैं, उनको भी संपत्ति का अधिकार दिया जाए। तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम कब आया? तो 1837 में, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम आया। लॉर्ड एलनबेरो के कार्यकाल में दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। आपको याद रखना है, ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, अच्छे से जान लिया होगा कि जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनका कार्यकाल क्या था, तो 1856 क्लिक होते हुए आपको पता चल जाएगा कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम आया 1856, और इसका विषय था हिंदू जो विधवाएं महिलाएं होती हैं तो उनका जो विवाह होता है उसको वैध ठहराना। इससे पहले क्या होता था, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका विवाह दोबारा नहीं हो सकता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि विधवा विवाह को वैध ठहराया जाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें एक बड़ी भूमिका थी, इन्हीं के प्रयासों से यह अधिनियम आ सका। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में, और इसका संबंध था अंतरजातीय यानी दूसरी जातियों में जो विवाह होता है। इस अधिनियम के द्वारा इसको वैधानिकता दी गई, और इसमें जो बड़ी भूमिका होती है वह केशव चंद्र सेन की बड़ी भूमिका होती है इस अधिनियम को लाने में। तो हम अलग अलग देख भी रहे हैं कि जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध वाला अधिनियम आया, उसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा ये विधवा विवाह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ये नेटिव मैरिज एक्ट है, जिसमें जो उद्देश्य था अंतरजातीय जो विवाह है उनको बढ़ावा देना और उनकी वैधानिकता को सुनिश्चित करना। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, और इस समय जो भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड लैंसडाउन थे, और इसमें बेसिकली यह संबंध था लड़की की सहमति की आयु जो है वह 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। बहराम जी मालाबारी के प्रयास के द्वारा यह अधिनियम आया था 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट मतलब होता है कि जो एज है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था, लड़कियों की जो एज थी उसको बढ़ाया गया था कि लड़की की जो सहमति आयु है विवाह की वह 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी इस एक्ट के तहत, तो 12 वर्ष। फिर शारदा एक्ट आया 1930, ये आपको सन याद रखने हैं, ये सन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। शारदा एक्ट आया, इस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे। शारदा एक्ट के तहत लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, और कन्याओं के लिए न्यूनतम आयु विवाह की 14 वर्ष। यानी जो 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था इसमें 12 वर्ष थी, लेकिन शारदा एक्ट के तहत इस 12 वर्ष को भी बढ़ा कर कितना कर दिया गया था, 14 वर्ष। 1831 में लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था, और अब आया बाल विवाह निषेध अधिनियम, यानी बाल विवाह को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम भी देखे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन। तो सबसे पहले कुछ कृषक आंदोलन जो महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रमुख जनजाति जो विद्रोह होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले किसान आंदोलनों में मोपला विद्रोह, और जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। मोपला विद्रोह शुरू होता है 1836 से 1854 में। ये बेसिकली 2 बार स्टार्ट होता है, एक बार ये 1836 से 1854 तक चलता है मोपला विद्रोह, उसके बाद 1821 से 1822 तक मोपला विद्रोह चलता है, और इसका जो क्षेत्र था वह मालाबार था। इसमें हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे विद्रोह आंदोलन और उसका क्षेत्र देखेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और इस आंदोलन या विद्रोह का कारण क्या था। तो सबसे पहले हमने देखा मोपला विद्रोह, मालाबार क्षेत्र, और इसका जो नेतृत्व किया था वह के.एन. हाजी, सैयद काजी अली मुसलियार ने, और इसका जो बेसिकली कारण था वह जमींदार का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ थी। यानी जो हमने खिलाफत आंदोलन भी इस समय स्टार्ट हो जाता है, तो अंग्रेज सरकार की जो खिलाफत विरोधी नीतियाँ होती हैं, और दूसरा जमींदारों द्वारा जो अत्याचार होता है, इसके खिलाफ ये मोपला विद्रोह स्टार्ट होता है, जिसका कार्यकाल यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है फर्स्ट 1836 से 1854 के आसपास। यहाँ पर बेसिकली जो कारण होता है मुख्यतः वह जमींदारों का अत्याचार, और दूसरी बार जो स्टार्ट होता है इसका जो प्रमुख कारण हो जाता है वह खिलाफत विरोधी नीतियाँ। इसका क्षेत्र मालाबार, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मालाबार क्षेत्र भारत के किस राज्य में वर्तमान में स्थित है। पागलपंथी किसान जो आंदोलन होता है उत्तरी बंगाल में इसका प्रभाव क्षेत्र होता है, और करमशाह टीपू द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, और कारण था जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध। यानी जो किसान आंदोलन होते हैं, यानी किसान और जमींदार का कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर, या किसान या फिर अंग्रेजों की ऐसी नीति आ जाती हैं तो अंग्रेज और किसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कारण विद्रोह होगा, या फिर किसान और जमींदारों की कॉन्फ्लिक्ट यानी इनके विरोध में ये सारे आंदोलन होते थे। तो मोपला विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह बेसिकली जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध होता था आंदोलन। पागलपंथी उत्तरी बंगाल से संबंधित है, मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र से। इसी तरह फैराजी आंदोलन 1838 में शुरू होता है। फरीद
जो नाम से ही फैराजी है, ये बंगाल का क्षेत्र था। हाजी शरीतुल्लाह और दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था और कारण था जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक इसका एक स्वरूप था। यानी फैराजी जो आंदोलन था मुख्यतः स्टार्ट होता है जमींदारों के अत्याचार होते हैं उनके विद्रोह के लेकर, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा धार्मिक रूप भी दे दिया जाता है। नील विद्रोह आपसे कहने की जरूरत ही नहीं कितना महत्वपूर्ण है। 1859 से 1860 तक यह विद्रोह चलता है। इसका क्षेत्र होता है बंगाल और इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास। कारण होता है किसानों से बलपूर्वक नील की खेती यहाँ पर करवाई जाती है, जिसके विरुद्ध नील का विद्रोह होता है। फिर पामना विद्रोह, यह पश्चिम बंगाल में होता है। 1873 से 1867 इसका कार्यकाल होता है और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। इसका जो कारण होता है वह काश्तकार की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली एवं लगान वृद्धि इस विद्रोह के प्रमुख कारण होते हैं। दक्कन विद्रोह, ये पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा यानी मुख्यतः यह महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है दक्कन विद्रोह। और इसका जो सन है वह 1874 से 75 के टाइम पर यह विद्रोह आंदोलन होता है और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं वह बाबा साहब देशमुख। कारण होता है कपास कृषकों पर लगान वृद्धि एवं महाजनों द्वारा बेदखली, यानी कपास जो किसान होते हैं कपास की जो खेती करते हैं उन पर लगानों की वृद्धि कर दी जाती है। दूसरा महाजनों द्वारा बेदखली, जिसके विरोध में यह दक्कन विद्रोह होता है 1874 से 1875 के बीच मुख्यतः महाराष्ट्र में, और इसका जो नेतृत्व करता है बाबा साहब देशमुख। बिजौलिया आंदोलन ये कई बार शुरू होता है बंद होता है, जिसमें 1905, 1913, 1916, 1927, तो आप इन सनों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्षेत्र याद रखना होगा। बिजौलिया आंदोलन ये राजस्थान क्षेत्र से संबंधित था। इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम मणिकलाल थे और यह कारण था इस विद्रोह का किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाना। तो किसान क्यों विद्रोह करेंगे? किसान मुख्यतः दो ही रूप से विद्रोह करेंगे, उनके ऊपर जो लगान लगाया जा रहा है उसको बढ़ा दिया गया या किसानों की जमीन को जब छीना जाता था। चंपारण विद्रोह 1917 में होता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल कह सकते हैं इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि लगभग हर बार ही पूछा जाता है। तो चंपारण विद्रोह 1917 में होता है। चंपारण, मोतिहार, बेतिया, मधुबनी जो क्षेत्र होते हैं मुख्यतः प्रभावित क्षेत्र होते हैं। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल आदि कई व्यक्ति जो होते हैं, लेकिन मुख्य जो नेतृत्वकर्ता होता है महात्मा गांधी बाद में आते हैं। राजकुमार शुक्ल और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ये महात्मा गांधी यहाँ आते हैं बिहार और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं और इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला ये सभी मुख्य रूप से होते हैं। और इसका कारण होता है तिनकठिया प्रणाली के विरोध में ये इसकी शुरुआत होती है। यानी तिनकठिया यानी जो 3 भाग पर इनको नील की खेती करना होता था बेसिकली, और इसी के विरोध में ये जो है विद्रोह होता है चंपारण विद्रोह। 3 कठिया 3/20 यानी 20 लट्ठे में से 3 लट्ठों में आपको वो खेती की करवाई जाएगी जो किसान चाहेंगे, और उसके लिए किसान आपको एक अग्रिम रूप से पैसा दे देंगे, यानी अग्रिम रूप से एक निर्धारित कर देंगे कि आपको इतनी जमीन पे इतना बोना है और आपको इतना लगान, इतना पैसा उसके लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खराब व्यवस्था थी, जिसके विरुद्ध फिर ये चंपारण सत्याग्रह होता है। और गांधी जी का यह सबसे पहला भारत में सत्याग्रह सफल सत्याग्रह के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। खेड़ा पड़ता है आपका गुजरात क्षेत्र में। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया और कारण था फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना इसका प्रमुख कारण था। तो ये गांधी जी से संबंधित ये विद्रोह थे, पहला चंपारण और दूसरा का नेतृत्व खेड़ा सत्याग्रह। अवध किसान आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है और प्रतापगढ़, रायबरेली और फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र हैं, यहाँ मुख्यतः इसका प्रभाव क्षेत्र होता है अवध किसान आंदोलन का। नाम से ही लग रहा है अवध जो कि उत्तर प्रदेश का भाग है, और इसका जो नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से थे वह रामचंद्र थे। अवैध लगान वसूली, भू दखली नियम जो थे इसका प्रमुख कारण था, और इस बार यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अवध किसान आंदोलन से संबंधित। इसके नेतृत्वकर्ता मुख्यतः आपसे पूछे गए थे, अगर जिसने पढ़ा होगा उसने लगाया होगा कि रामचंद्र थे। फिर एका आंदोलन 1921 से 1982 के बीच होता है। ये भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में होता है, जिसमें बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। मदार पासी ने इसका नेतृत्व किया था और लगान में वृद्धि के विरोध में इसका ये आंदोलन विद्रोह होता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में स्टार्ट होता है। सूरत का बारदोली तालुका क्षेत्र यहाँ प्रभावित होता है। वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। लगान में वृद्धि इसका एक बड़ा कारण था। अंतिम तेभागा आंदोलन 1946 में शुरू होता है। ये आपको डेट याद रखनी है 1946 की। तेभागा आंदोलन बंगाल के क्षेत्र से संबंधित है। कंपारान और भुवन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कारण था इस आंदोलन का बटाईदारों ने निर्णय लिया था कि किसानों को 50% की जगह 33% ही वो लोग देंगे। यानी जो बटाईदार थे, मुख्यतः ये बटाईदारों के खिलाफ था कि ये बटाईदारों ने निर्णय ले लिया था कि जो किसानों को जो वो देते हैं हिस्सा उगाने का फसल का, वो केवल पहले 50% देते थे, लेकिन अब केवल वो 33% ही देंगे। तो इसके खिलाफ यह आंदोलन होता है तेभागा आंदोलन। तेभागा जिसे आपको पता भी चल रहा है, तेभागा यानी 3 भाग अब केवल देंगे, पहले 2 भाग देते थे, अब कितना देंगे? केवल 3 भाग।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भू आंदोलन का नेतृत्व भी हुआ था, जिसका नेतृत्व करता थे विनोबा भावे। ये भी आपको तथ्य याद रखना है। अब देखेंगे कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जिसमें सबसे पहला है चुवार का विद्रोह 1768 में, राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह, और ये इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है मुख्यतः झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बघेरा का विद्रोह 1818 से 1820। ये आपको ज्यादा सन नहीं याद रखने, जो सन आपको याद रखने उसमें मैं टिक लगाते चलूंगा। जिसमें चुवार का विद्रोह आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है। तो चुवार का विद्रोह 1768 और इसका क्षेत्र था झारखंड बंगाल। और हो इसके बाद हो की डेट आप याद रख सकते हैं 1820, 1822, 1832। ये 3 बार इसका विद्रोह देखा जाता है। राजा परहत इसके नेतृत्व करता थे और इसका प्रभाव क्षेत्र जो सिंहभूम छोटा नागपुर था। हो के लिए बेसिकली आपको प्रभाव क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो जो जनजाति विद्रोह था वो किस क्षेत्र से संबंधित था। तो सिंहभूम यानी जो छोटा नागपुर झारखंड है वहां से संबंधित है। हो जनजाति द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। अब देखेंगे भील, ये भील इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो डेट है वह 1812 से 19। फिर उसके बाद यानी दो बार डेट होने का मतलब यह है कि पहले विद्रोह शुरू हुआ, उसका दमन कर दिया गया, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने संगठित किया, यानी कुछ लोगों ने फिर संगठन बनाया और दोबारा से उस विद्रोह को शुरू किया। इसलिए इसमें किसी किसी में दो डेटें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको 1812 से 1819 मिले तब भी सही होगा, 1825 अगर आपके ऑप्शनल हो तब भी सही होगा। ये दोनों ऑप्शन हो बीपीएससी में तो ऐसा होता है कि इनमें से दो हैं, दोनों कथन सही हैं, तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे कोल आंदोलन हो गया, इसमें खांसी आंदोलन, भील आंदोलन, हो आंदोलन, तो इनकी आपको डेट भी याद रखनी होगी। 1812 से 19 और 1825 में भील आंदोलन होता है, जनजाति विद्रोह, और त्रिम्बकम दंकालिया सेवरम के नेतृत्व में होता है। खान देश ये क्षेत्र होता है इसका। उसके बाद खांसी विद्रोह 1827 से 1833 में, राजा तीरथ सिंह, मुकंद सिंह बार, और खांसी जो असम की पहाड़ी मेघालय में पड़ता है इसका क्षेत्र होता है। ये आपको क्षेत्र याद रखना है। खांसी पहाड़िया ना, हम लोग गारो खांसी जयंतिया पढ़ते हैं तो वही खांसी ये पहाड़िया है असम मेघालय में, वहीं पर इसका विद्रोह होता है। कोल का विद्रोह बुद्धू भगत व गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है 1831 से 1832 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद खोंड आता है 1846 से 48, फिर 55 में, फिर 1914 में अंतिम मूवमेंट में इसका विद्रोह होता है। चक्र बिश्नोई और राधा कृष्णन ने इसका नेतृत्व किया, और यह जो क्षेत्र था खोंडों का वह उड़ीसा, यानी जो जनजाति जिस क्षेत्र से संबंधित है, बेसिकली अगर आपको पता होगा जैसे खोंड जनजाति उड़ीसा में व्यापक रूप से देखी जाती है, तो खोंड जनजाति जो विद्रोह है वह उड़ीसा से संबंधित हो गया। इसी तरीके से खांसी गारो खांसी जयंतिया, अगर आपको पहाड़ी याद होंगी तो खांसी जो असम मेघालय क्षेत्र में पड़ती है तो उसी क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ उस जनजाति द्वारा। भील मुख्यतः या महाराष्ट्र गुजरात से संबंधित है, तो खानदेश इसमें आ जाता है जो महाराष्ट्र वाला है, तो वहां से संबंधित है। हो झारखंड की एक जनजाति है, तो सिंहभूम छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। उसी तरीके से चुवार जो है वह बंगाल झारखंड की जनजाति है। इसके नेतृत्व करता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कोल वाला याद रखना है, बुद्धू भगत। अगर आप उस स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं, जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये हो का जो है नेतृत्व करता याद रखने होंगे। उसी तरीके से अगर आप उड़ीसा से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को चक्र बिश्नोई, ये खोंड वाला वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना थोड़ा सा आप लोगों को पेपर एनालिसिस करना होगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट वाइज अगर पेपर दे रहे हैं तो उस जो राज्य से संबंधित तथ्य होता है तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हमने इन तथ्यों में उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। उन सभी तथ्यों को हमने छोड़ा है क्योंकि सिलेक्शन में आप लोगों को आपको पता होगा कि पढ़ाई में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि जो क्या पढ़ना है इसके अलावा जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या छोड़ना है। तो अगर आपको छोड़ने वाली कला पता चल गई तो आपकी जो पढ़ने का तरीका है, जो स्मार्ट स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, वह यही है कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। कुछ और इंपॉर्टेंट जनजाति विद्रोह हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ये जो अंतिम अब लिस्ट में दिए जा रहे हैं, इनके सन और इनके नेतृत्वकर्ता और क्षेत्र सभी याद रखने हैं, जिसमें संथाल वेरी इंपॉर्टेंट 1855 से 56 के बीच होता है। सिद्धू कंधू चांद भैरव बिहार झारखंड का क्षेत्र में ये होता है। अहोम जो विद्रोह होता है 1828 से 1833 के बीच, गोमधर कुंवर नेतृत्वकर्ता थे और उसका क्षेत्र असम उत्तर पूर्वी क्षेत्र। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में स्टार्ट होता है और दोबारा 1922 से 1924 के बीच। नेतृत्वकर्ता रंपा विद्रोह के अल्लारू सीताराम राजू थे और आंध्र प्रदेश, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अल्लारू सीताराम राजू, तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंधित था। मुंडा जो विद्रोह है वह 1899 से 1900 के बीच, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इसको लड़ा गया था छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में। ताना भगत 1920 से 1933 के बीच, जतरा भगत और बलराम भगत ने इसका नेतृत्व किया, उसका क्षेत्र था छोटा नागपुर यानी छोटा नागपुर झारखंड। जियात तरंग आंदोलन 1931 में हुआ और जोडोनांग एवं रानी गौडल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि मैं आपको उत्तर दे देता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी। जोडनांग एवं रानी गौडल्यू ने जो आंदोलन किया था वह नाम है उसका जिया तरंग आंदोलन 1931 में, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो मणिपुर से।
अब हम कुछ नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह देखेंगे। हमने अभी यहाँ किसान आंदोलन देखे, फिर कुछ जनजातीय आंदोलन देखे, कुछ निम्न जातीय आंदोलन देखे यानी पिछड़े और दलितों से संबंधित। अब हम देखेंगे कुछ नागरिक जो गैर आदिवासी विद्रोह हैं, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे हैं, जिसमें सन्यासी विद्रोह सबसे पहले 1763 से 1800 के मध्य केना सरकार और मंजर सिंह द्विज नारायण के नेतृत्व में होता है। इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वह बंगाल बिहार का। सन्यासी विद्रोह की आपको डेट रखना है, याद रखनी है, 1763 से 1800 के बीच प्रभावित क्षेत्र बंगाल और विद्रोह। सन्यासी हुए फकीर, तो फकीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी के बीच में मजून शाह चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी ने इसका नेतृत्व किया था। क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। फिर पाइक विद्रोह 1804 से 17, फिर 1817 से 1825 के बीच खुर्दा के राजा एवं जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया और इसका जो क्षेत्र था वह उड़ीसा था। पाइक विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा था। रामोसी विद्रोह होता है, रामोसी चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय के नेतृत्व में। चित्तर सिंह आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है, पूछा भी जा चुका है कई बार। रामोसी विद्रोह 1829 फिर 1839 और 41 के बीच, और इसका क्षेत्र बेसिकली आपको याद रखना है पूना यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र, पश्चिमी घाट में यह ज्यादा प्रभावित इसके क्षेत्र था। रामोसी रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था, हमने ऊपर पढ़ा था। रामोसी विद्रोह कहां से है, तो महाराष्ट्र से। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दिन कित्तूर का जो विद्रोह होता है 1824 से 29 के मध्य, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने इसका नेतृत्व किया था। धारवाड़ के निकट ये क्षेत्र है, वहां पर इसका नेतृत्व किया गया था। गडकरी विद्रोह कृष्णदाजी पंडित कोल्हापुर, ये अब आपको क्षेत्र याद रखना है। गडकरी विद्रोह जो है वह नेतृत्व करता कृष्णदाजी पंडित और इसका जो क्षेत्र था वह कोल्हापुर महाराष्ट्र। फराइजी आंदोलन ये 1838 से 1858 के बीच था। सराय तुल्लू और दादू मियां ने इसका नेतृत्व किया था और इसका प्रभाव क्षेत्र था बंगाल में। कूका विद्रोह था 1840 से 1841, इंपॉर्टेंट है, विद डेट के साथ याद रखना है। भगत जवाहरलाल ने इसका नेतृत्व किया था और पंजाब इसका प्रभावित क्षेत्र था। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 के बीच करम शाह और टीपू ने इसका नेतृत्व किया था। शेरपुर पूर्वी बंगाल इसका प्रभावित क्षेत्र था। फिर थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 के बीच में दिवानु वेलु थम्पी ने इसका नेतृत्व किया और इसका जो क्षेत्र था थम्पी विद्रोह का त्रावणकोर केरल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसको हम इसके तीसरे पार्ट में देखेंगे। तीसरे पार्ट में हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। तीसरे पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं, बंगाल विभाजन देखेंगे, फिर गांधी जी से संबंधित जो आंदोलन होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के जो चरण होते हैं। अब इसके बाद हम उन सभी तथ्यों को देख लेंगे जो इसके बाद के इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पार्ट में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जो क्वेरी है, जो सजेशन है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उनका यथासंभव सोल्यूशन निकाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।